दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज दोस्तों हम हिटलर की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जब नाज़ी पार्टी सत्ता में आई थी तो पहले उनके फॉरेन मिनिस्टर न्यूरत नाम से थे वो। इन्होंने ये 5 साल तक के फॉरेन मिनिस्टर रहे, 1933 से 1938 तक। इनके दौर में जो काम हुआ था वो ये हुआ था कि जर्मनी ने सबसे पहले ये कहा कि ट्रीटी ऑफ वर्सलीज को हम मानने को तैयार नहीं है। दूसरा इन्होंने ये कहा था और इसीलिए उन्होंने जो लीग ऑफ नेशन है उससे सदस्यता जर्मनी की वापस ले ली थी। इन्होंने पोलैंड के साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट की घोषणा करी जिसके तहत जर्मनी पोलैंड के ऊपर हमला नहीं करेगा। इन्होंने जो सार टेरिटरी थी उसको वापस जर्मनी में मिलाया। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के तहत सार ट्रीटी को 15 साल के लिए लीग ऑफ नेशन के लिए सौंप दिया गया था, जो कि जर्मनी का हिस्सा था पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले। तो 15 साल होने के बाद इसमें यहाँ पब्लिसाइड किया गया जिसके तहत लोगों ने इस क्षेत्र को वापस जर्मनी में मिलाने के लिए वोट दिया। तो इसी के तहत ये सार टेरिटरी जर्मनी में मिल गई थी। और इस दौरान जो जर्मनी है उसने ब्रिटेन के साथ नेवल पैक्ट का भी घोषणा करी जिसके तहत जर्मनी ने तय किया कि वो ब्रिटेन बराबर अपनी नौसेना नहीं बनाएगा। इसके अलावा इन्होंने राइनलैंड का भी रीमिलिटराइज कर दिया था। राइनलैंड जगह हमने पता है कि किस तरह से ये राइनलैंड ये जो क्षेत्र था जर्मनी का फर्स्ट वर्ल्ड वार यहाँ पर जब ख़त्म हो गया था तो इस क्षेत्र को कुछ समय के लिए फ्रांस की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था। और कब्जे में लेने के बाद जब वापस अपने देश में चले गए थे फ्रांस, तो उन्होंने एक कंडीशन लगाई थी कि इस क्षेत्र में जर्मनी अपनी सेना नहीं लगाएगा राइनलैंड में, क्योंकि ये क्षेत्र की सीमा फ्रांस के साथ लगती थी। तो फ्रांस को यही डर था कि अगर यहाँ जर्मनी अपनी सेना लगा देगा तो उसके ऊपर कभी भी हमला कर सकता है फ्रांस के ऊपर। तो इसी वजह से इस क्षेत्र को क्या कर दिया गया था, डीमिलिटराइज कर दिया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद। यहाँ पर अपनी जर्मन सेना इस राइनलैंड क्षेत्र में अपनी सेना नहीं लगाएगी। लेकिन हिटलर ने क्या किया, ये इस क्षेत्र को रीमिलिटराइज कर दिया, फिर से जर्मन की सेना को यहाँ भेज दिया बॉर्डर में। इसके अलावा स्पेन में सिविल वार भी शुरू हो गया था, तो उसका भी इन्होंने पक्ष लिया था। किसका पक्ष लिया था? फ्रांसिस्को फ्रैंको एक व्यक्ति थे स्पेन के, वो लड़ाई कर रहे थे तो उनका पक्ष लिया था, जिसके तहत इनकी मदद से जर्मनी की मदद से स्पेन में इनकी सरकार आ गई थी फ्रांसिस्को फ्रैंको की। इसके अलावा इन्होंने इटली के साथ भी एक कोलिशन बनाया था जिसे रोम बर्लिन एक्सिस के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत जर्मनी और इटली आपस में गहरे दोस्त बन गए थे। और साथ में इन्होंने जापान के साथ भी एंटी कमेंटन पैक्ट का घोषणा की थी, जिसके तहत ये दोनों देश ने ये तय किया कि अगर सोवियत यूनियन हमला करता है इनके ऊपर तो ये मिलके सोवियत यूनियन का सामना करेंगे, जापान और जर्मनी मिलके। अब फॉरेन मिनिस्टर बदल दिए गए थे। जो नए फॉरेन मिनिस्टर आए थे उनका नाम था जोचिम वॉन रिबेनट्रॉप। इन्हें रिबेनट्रॉप के नाम से जाना जाता है। इनके दौर में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, जैसे कि अब जो जर्मनी है वो अपने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसी अपना रहा था। जैसे कि उसने आंचलूस किया गया था उसके द्वारा ऑस्ट्रिया को अपने जर्मनी में मिलाने वाली जो घटना है उसको हम आंचलूस कहते हैं। तो आंचलूस जब हुआ था तो इन्हीं के दौर में हुआ था, रिबेनट्रॉप के समय में। इटली ने इनका पक्ष लिया था, क्योंकि इटली का यहाँ पर पहले ही क्या था कि इटली विरोध करता था इस आंचलूस का। लेकिन जब इन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो गई थी जर्मनी और इटली के बीच में, तो इटली ने कोई अपना यहाँ पर इसको रोका नहीं होने से, आंचलूस होने से, और कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं दिया। अब एक और हुआ था यहाँ पर म्यूनिक एग्रीमेंट। ये म्यूनिक एग्रीमेंट ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये काफ़ी, जब हम जर्मनी के फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं नाजी के दौर में, तो ये एग्रीमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके तहत ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है चैम्बरलिन, फ्रांस का जो प्रधानमंत्री है डेरिडियर, ये प्रेसिडेंट जो भी थे, मुसोलिनी जो कि इटली का प्रेसिडेंट था, और हिटलर जो कि जर्मनी के चांसलर थे, इन चारों देशों ने ये एग्रीमेंट में साइन किया था। इसके तहत जो चेकोस्लोवाकिया का क्षेत्र है, ये चेकोस्लोवाकिया जर्मनी का पड़ोसी देश है। अब ये यहाँ पर क्या था कि चेकोस्लोवाकिया में काफ़ी माइनॉरिटी जर्मन लोग रहते थे जो कि जर्मन भाषा बोलते थे, और वो जहाँ रहते थे उस क्षेत्र को सुडेटनलैंड कहा जाता था, सुडेटनलैंड। और ये किसका भाग था? चेकोस्लोवाकिया का। तो नाजी ने क्या किया था यहाँ पर, ये
मांग की थी कि ये सुडेटेनलैंड को जर्मनी में मिला दिया जाए, क्योंकि यहाँ के लोग जर्मन भाषा बोलते हैं, तो ये चेकोस्लोवाकिया से तोड़ के इसको जर्मनी क्षेत्र में मिला दिया जाए। अगर नहीं मिलाया जाएगा तो ये हमला कर देगा, नाज़ी जर्मनी जो है वो चेकोस्लोवाकिया के ऊपर हमला करके ज़बरदस्ती इसको अपने क्षेत्र में मिला देगा, अगर ये चेकोस्लोवाकिया पीसफुली तैयार नहीं हुआ है सौंपने के लिए तब। अब यहाँ पर ये हुआ कि इन देशों को थोड़ा घबरा गए थे, ब्रिटेन, फ्रांस, और ये लड़ाई को होने से रोकने के लिए इन्होंने ये मीटिंग की थी, जिसके तहत सुडेटनलैंड को जर्मनी को सौंप दिया गया बिना लड़ाई के। जर्मनी को लड़ाई करने की यहाँ पर ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई और उसको ये सुडेटनलैंड मिल चुका था। लेकिन एक कंडीशन लगाई गई थी, कंडीशन ये लगाई गई थी कि जर्मनी इस सुडेटनलैंड मिलने के बाद किसी दूसरे देश के ऊपर हमला नहीं करेगा और ना ही धमकी देगा, उसके किसी भाग को अपने भाग में मिलाने के लिए कोई धमकी नहीं देगा। ये जर्मनी को यहाँ पर ये वादा करना था और जर्मनी ने वादा किया। उसने कहा कि अब बस सुडेटन मिल गया मेरे को, अब मैं इसके अलावा किसी के ऊपर हमला नहीं करूँगा, जबकि वो केवल बहाना था। अब उसका पहला जो वादा था वो कैसे टूटा था, चेकोस्लोवाकिया को उसने तोड़ दिया था। सुडेटनलैंड तो मिलने के बाद जो बचा हुआ चेकोस्लोवाकिया था उसको उसमें अपनी सेना भेज के उसको दो भागों में बांट दिया, एक चेक भाग में, एक स्लोवाकिया भाग में। चेक भाग में तो जर्मनी ने अपनी जो सरकार है उसको वहाँ पर अस्तित्व में ले आई, और जो स्लोवाकिया वाला भाग है उसको अलग रखा गया, उसको ऑटोनॉमी मिल गई थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि पहले लगभग एक ही साल में ये जो म्यूनिक एग्रीमेंट था इसकी धज्जियाँ उड़ानी शुरू कर दी थी हिटलर ने, और दूसरे देशों के ऊपर आक्रमण करके उनके ऊपर किसी को तोड़ रहा था, किसी को कुछ कर रहा था अपने हिसाब से यहाँ पर हिटलर। अब हुआ था 1939 में पैक्ट ऑफ स्टील साइन हो गया था, जिसके तहत मुसोलिनी और हिटलर की जो दोस्ती थी पहले से ही वो और ज़्यादा मजबूत हो गई, स्टील जैसी मजबूत हो गई, और दोनों ने मिलकर फैसला लिया अगर लड़ाई होती है तो दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। अब रिबेनट्रॉप ने यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी 24 अगस्त 1939 में, जिसके तहत रिबेनट्रॉप और मोलोटोव जो कि सोवियत यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर थे, दोनों ने नॉन एग्रेशन पैक्ट की यहाँ पर घोषणा करी और इसमें साइन किया, जिसके तहत इसको रिबेनट्रॉप मोलोटोव पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ये था कि ये सीक्रेट था, पहले तो इसको किसी दूसरे देश के बारे में इस पैक्ट के अंदर क्या है वो जानकारी किसी दूसरे देश के साथ शेयर नहीं की गई, ये सीक्रेट रखा गया। और इसमें ये था, एक तो ये था कि दोनों सोवियत यूनियन और जर्मनी एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे। दूसरा ये था कि जर्मनी क्योंकि प्लानिंग कर रहा था पोलैंड के ऊपर हमला करने की, तो इसमें ये कहा गया था कि अगर जर्मनी पोलैंड के ऊपर हमला करता है तो सोवियत यूनियन भी अपनी सेना पोलैंड में भेजेगा और दोनों मिलकर पोलैंड को दो भागों में बांट देंगे, एक जर्मनी को मिलेगा और एक सोवियत यूनियन को। तो ये सीक्रेट पैक्ट हुआ था सोवियत यूनियन और जर्मनी के बीच में, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर घटना थी। अब लड़ाई की शुरुआत के समय में फॉरेन पॉलिसी देख रहे थे थोड़ा, क्योंकि जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया था 1 सितंबर 1939 में। अब ये था कि पोलैंड के जो दोस्त थे ब्रिटेन और फ्रांस, उनका ये, क्योंकि म्यूनिक एग्रीमेंट में ये बात की गई थी कि जर्मनी अब किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक नहीं करेगा, तो क्योंकि जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया था तो इनका ही भी ये दायित्व बनता था फ्रांस और ब्रिटेन का कि वो पोलैंड की सहायता के लिए आए। तो उन्होंने भी लड़ाई की यहाँ पर शुरुआत कर दी जर्मनी के खिलाफ। अब क्या था कि इटली जर्मनी के साइड आ गया, क्योंकि हमने पढ़ लिया था कि इनके बीच में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। इटली ने जो लड़ाई में आया था, कब आया था, जून 1940 में जर्मनी के साइड से। अब सितंबर 1940 में जापान भी ज्वाइन हो गया जर्मनी और इटली के साथ। अब ये तीनों देश मिलके एक साइड हो गए, और जर्मनी के खिलाफ जो देश थे वो तो ब्रिटेन, फ्रांस, अभी तक ये दो ही देश थे मुख्य देश जो कि जर्मनी के खिलाफ थे। 1940 आते आते हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया, ये भी सब मिलके हिटलर के साथ ये ज्वाइन हो गए। अब नाज़ी पार्टी की जो पॉलिसी थी वो लेबनश्रम के हिसाब से चलती थी, जिसके तहत नाज़ी को ईस्टर्न यूरोप का बहुत बड़े भाग में कब्जा करना था और वहाँ पर जर्मन लोगों को सेटलर के तौर में भेजना था। और सेटलर के तौर में भेज के कौन से क्षेत्र में कब्जा करना था, यूक्रेन, रसिया, यूगोस्लाविया, बेलारूस, ये क्षेत्रों को जो ईस्टर्न यूरोप में आते। तो इसी पॉलिसी के तहत जर्मनी ने सोवियत यूनियन के ऊपर हमला किया था, जो कि इस ट्रीटी के खिलाफ था, क्योंकि इस ट्रीटी में दोनों के बीच में नॉन एग्रेशन पैक्ट हुआ था। जर्मनी ने नॉन एग्रेशन पैक्ट को तोड़ के उसके सोवियत यूनियन के ऊपर हमला कर दिया था।
अब यहीं से फाइनल सॉल्यूशन की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि अभी तक क्या था कि लड़ाई के कुछ शुरुआत साल में जो ज्यूस थे उनके ऊपर ज़्यादा अत्याचार नहीं हुआ, क्योंकि ज्यूस लोग कहाँ पर रहते थे ज़्यादा, सोवियत यूनियन में और पोलैंड में, यहाँ ज्यूस लोग ज़्यादा रहते थे। जब इन देशों के ऊपर आक्रमण हुआ, पोलैंड में ख़ासतौर में, तो पोलैंड में तो 60 लाख ज्यूस रहते थे। तो शुरुआत में तो क्या क्या इन ज्यूस को पकड़ के उनको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। लेकिन जब सोवियत यूनियन के ऊपर हमला किया गया जर्मनी द्वारा, तो इन कंसंट्रेशन कैंप में क्या था कि सोवियत यूनियन के ज्यूस को भी भेज रहे थे, तो कंसंट्रेशन कैंप में जो कैपेसिटी वो कम हो रही थी। तो क्या कर रहे, अब फाइनल सॉल्यूशन क्या निकाला जर्मनी ने कि जो भी कंसंट्रेशन में ज्यूस है उनको गैस चैम्बर के तहत मार के उनको दफना दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, कंसंट्रेशन कैंप खाली होते रहेंगे, तो उनमें नए लोगों को भेजते रहेंगे हम। तो इसी वजह से फाइनल सॉल्यूशन 1941 आते आते जर्मनी ने अपनाया था, जिसके तहत ज्यूस लोगों की काफ़ी बड़ी मात्रा में, काफ़ी बड़ी संख्या में ज्यूस लोगों की हत्या की गई। यूरोप के जो पूरा कॉन्टिनेंट है, लगभग 60 लाख ज्यूस लोगों की इस लड़ाई के में जर्मनी ने हत्या की थी। 60 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है, और इतनी बड़ी संख्या में ज्यूस लोगों को यहाँ पर जर्मनी ने मौत के घाट उतारा था। अब जर्मनी की जब डिफीट हो गई थी, तो जो 2 फॉरेन मिनिस्टर हैं, न्यूरेथ और रिबेनट्रॉप, इनको इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल के सामने पेश किया गया, न्यूरेमबर्ग में जो बैठी थी। न्यूरेथ को तो 15 साल की सज़ा हुई, और रिबेनट्रॉप को यहाँ पर डेथ उनको सेंटेंस मिला, जिसके तहत उनको फांसी दे दी गई। तो यही इसकी जर्मनी की फॉरेन पॉलिसी थी, और इस फॉरेन पॉलिसी के बहुत बड़ा रोल था दूसरा विश्व युद्ध शुरू करने में। जर्मनी की फॉरेन पॉलिसी का ही हाथ था सबसे बड़ा। तो ये वीडियो यहीं तक ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।